हमारे मन में ये बात है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे, जिससे गया को बहुत फ़ायदा होगा, दक्षिणी बिहार को बहुत फ़ायदा होगा। गया खास करके टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा हब बन जाएगा और नदी के दोनों किनारे सड़क बनेगी और नौकायान चलेगा, हर तरह से बात होगी। तो ये हमारे दिमाग में बात है और यहाँ की जनता इसको बहुत हद तक समझी कि यही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उस दिन मेरे दिमाग में बात बनी थी कि जब यहाँ पानी आ सकता है तो हमारे फल्गु में पानी क्यों नहीं आ सकता। मात्र 40 किलोमीटर है, सोन के पानी से ला सकते हैं। जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगता रहा है कि एक चेहरे पे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दा नहीं है, उस पर आप क्या जवाब देंगे? ये आरोप कहाँ है भाई? एक चेहरा पर अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं तो कोई ब्लैक चेहरा पर लड़ रहे हैं, कोई इंटरनेशनल फिगर हैं, समस्त हिंदुस्तान का और संसार का इसमें कहा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर में माने जाते हैं वो। आपने देखा कि जब उन्होंने कमान संभाली 2014 में तो भारत का आर्थिक व्यवस्था हम 12वां और 13वां नंबर पर थे हम लोग। आज हम लोग 5 नंबर में आ गए। समूचे संसार में हमारी आर्थिक स्थिति 5वां नंबर की है और टारगेट है कि हम 3 नंबर पर आ जाएंगे। तो ये विकास हो रहा है ना। ऐसे आदमी के चेहरा पर वोट मांगना कोई गलत है क्या? आगे जाके मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। पहले फेज़ में जहाँ पे वोटिंग हो रही है उनमें से एक है गया, जहाँ से कैंडिडेट हैं एनडीए के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। सर, क्या मुद्दे रहे? जनता के बीच आप गए, उन्होंने सबसे ज़्यादा किन मुद्दों पर वोट देने की बात कही है? जनता गया कि हमसे किसी प्रकार के मुद्दे की बात नहीं की। अच्छा। रादर हमने ही बात किया कि गया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा रहा है कि पिछले 5-6 टर्म से इस प्रकार के सांसद चुनके गए हैं जो गया का मुख्य मुद्दा है, दक्षिणी बिहार का मुख्य मुद्दा है, उससे उन लोगों का कोई मतलब नहीं रहा है। और हम बिहार के राजनीति में 45 वर्ष गुजार चुके हैं और मुख्यमंत्री के कुर्सी तक भी कुछ दिन के लिए गए हम। तो गया के विकास के लिए हमारे मन में बहुत सी अभिलाषाएं थी, उसको पूरा करना चाहते थे। और उसमें था कि गया का जो फल्गु नदी है वो अंतर सलीला है, यानी इसमें पानी नहीं रहता है। हम सोचा था जब हम काल भैरव के यहाँ गए थे तो शिप्रा नदी में पानी बहते हुए देखा था। मालूम हुआ कि 85 किलोमीटर से पाइप के द्वारा पानी लाया गया। उस दिन मेरे दिमाग में बात बनी थी कि जब यहाँ पानी आ सकता है तो हमारे फल्गु में पानी क्यों नहीं आ सकता। मात्र 40 किलोमीटर है, सोन के पानी से ला सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम यूटिलाइज करना चाहते थे मुख्यमंत्री के काल में। इसके लिए हम वायबिलिटी रिपोर्ट के लिए 2 मंत्री को भेजे थे, हायर ऑफिसर को भेजे थे। सारी वायबिलिटी की बात आ गई थी कि होगा 750 करोड़ रुपया उसमें लगना था। लेकिन दुर्भाग्यवश हम कंटिन्यू नहीं कर सके मुख्यमंत्री के रूप में और वो हमारी बातें क्या कहें वो अपूर्ण रह गई। तो हम सब लोगों को यही कहा कि हमारे मन में ये बात है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे, जिससे गया को बहुत फ़ायदा होगा, दक्षिणी बिहार को बहुत फ़ायदा होगा। गया खास करके टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा हब बन जाएगा और नदी के दोनों किनारे सड़क बनेगी और नौकायान चलेगा, हर तरह से बात होगी। तो ये हमारे दिमाग में बात है और यहाँ की जनता इसको बहुत हद तक समझी कि यही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सर, आसपास के इलाकों में नज़र आ रहा है कि जो एनडीए, चाहे वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ना हो, जदयू के हों, बाकी पार्टियों के हों, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे भी आए हुए थे और आपने भी कहा था कि यहाँ से मोदी जी ही लड़ाई लड़ रहे हैं देखा जाए तो यानी कि एक जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगता रहा है कि एक चेहरे पे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दा नहीं है, उस पर आप क्या जवाब देंगे? ये आरोप कहाँ है भाई? एक चेहरा पर अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं तो कोई ब्लैक चेहरा पर लड़ रहे हैं, कोई इंटरनेशनल फिगर हैं, समस्त हिंदुस्तान का और संसार का इसमें कहा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर में माने जाते हैं वो, सबसे बिलवेड लीडर में माने जाते हैं और भारत की प्रगति
दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से हर दृष्टिकोण से हो रही है। आपने देखा कि जब उन्होंने कमान संभाली 2014 में, तो भारत का आर्थिक व्यवस्था हम 12वां और 13वां नंबर पर थे हम लोग। आज हम लोग 5 नंबर में आ गए। समूचे संसार में हमारी आर्थिक स्थिति 5वां नंबर की है और टारगेट है कि हम 3 नंबर पर आ जाएंगे। तो ये विकास हो रहा है ना। ऐसे आदमी के चेहरा पर वोट मांगना कोई गलत है क्या? चंद्रयान पर हमने गया, संसार का कोई आदमी नहीं गया, हम उसका दक्षिणी छोर पर पहुंचने का काम किया है। अभी अमेरिका ने हमको उसके लिए पुरस्कार भी किया है। तो क्या वो आदमी खराब है जिसके नेतृत्व में ऐसा हुआ है? G20 की बैठक हुई, सफलतम बैठक हुई, दर्जनों राष्ट्र के लोग आकर के उनके नेतृत्व में काम किया। तो ये सारी बातें हैं, तो उनका चेहरा पर वोट मांगना कोई गलत है क्या? दूसरा कौन चेहरा है जिस पर बात मांग की जा सकती है? सब लोग अपने अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं और उन लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की बात करते हैं। अब यहाँ है भारत के विकास का, भारत के बेरोजगारी मिटाने का, भारत में हर तरह से किसानों को आगे बढ़ाने का, जनता को स्वास्थ्य केयर करने का। तो उसके चेहरा पर ना वोट मांगेंगे तो किस पर मांगेंगे हम लोग? सर आखिरी सवाल है मेरा। आसपास के कुछ गांवों में जो महादलित लोग हैं, वहाँ बता रहे हैं कि 5 साल से जो नेताजी हैं वो आए भी नहीं हैं और ख़ुद भी वो भी महादलित समुदाय से हैं, फिर भी हमें नहीं पूछते हैं। तो जो माझी समुदाय है, महादलित हैं बाकी, उनको उस तरह से उनके लिए काम नहीं हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, ये बहुत माने क्या कहा जाए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा विकास कैसे हो सकता है जिस समाज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो। हमारे भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और उसी को फॉलो करके डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो। और फिर यहाँ तक कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। तो हमारे गरीब तबकों को एजुकेशन दे करके दहाड़ने का प्रयास तो कोई गवर्नमेंट हो आज तक नहीं किया। इसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आगे जाके मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर ये प्रकार की बात होती जैसे अन्य कंट्रीज में है, फ्रांस में है, कनाडा में है, जापान में है, चीन में है, अगर वो बातें यहाँ हिंदुस्तान में हो गई होती तो हमारे गरीब के जो लोग आज जिसको कह रहे हैं कि सबसे डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, और सही बात है, हर तरह से एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरह से डाउन टूडन है। 76 वर्ष हम वगैरह आज़ादी हो गए, लेकिन उसका हम लोग सभ्य विकास नहीं कर पाए। विकास हुआ है लेकिन 2%, 4%, 5% विकास हुआ है। होना चाहिए। अगर शैक्षणिक दृष्टिकोण से ही मान के दिया जाए तो 80% हमारा एवरेज लिटरेसी रेट है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट है 30%। 80% जाने में कितना समय लगेगा? अगर उसमें भी 30% अगर जोड़ते हैं तो शेड्यूल कास्ट में जिस कौम की बात आप कह रहे हैं उसका लिटरेसी रेट 7% है। तो ये तो इस प्रकार की बात है कि जिसको आगे बढ़ाने के लिए जब तक अंबेडकर साहब की बात को हम नहीं मानेंगे, कांशीराम की बात को नहीं मान के आगे चलेंगे, तो हम नहीं समझते कि उसका विकास होगा। हाँ, कुछ लोगों का सिलेक्टेड हो रहा है, जैसे हम हैं, किसी तरह से दुश्वारियाँ सह करके हमारे पिताजी माल गाली और क्या क्या न सहा, लेकिन पढ़ने का उन्होंने हमको रखा इंतजाम। हम भी पढ़ने की ओर आगे अग्रसर हुए तो आज पढ़ करके हम यहाँ पर हैं। तो उसी प्रकार से हमारे समाज में कुछ लोग निकल जाते हैं। 2%, 4%, 5% होना चाहिए, 95%। और 77 वर्ष की आज़ादी के बाद नहीं हुआ। तो इसके लिए तो जो हमारे अंबेडकर साहब ने बताया था, भगवान बुद्ध ने जो बताया था, उसको अपनाना चाहिए। अनटिल अनलेस ना अपनाएंगे हम लोग तो 76 वर्ष गुजर गया है। अगला 76 वर्ष तक भी आज हम 7% लिटरेट है तो 15% लिटरेट होंगे, 30% लिटरेट होंगे। 100% जो सिचुएशन की स्थिति कहते हैं लाने में हमको लगता है सदियों लग जाएगा या न भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रयास ही नहीं किया गया है। प्रयास तो करना चाहिए। अंबेडकर साहब कोई मामूली आदमी थे क्या?
डॉक्टर भगवान बुद्ध ने भी कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कोई मामूली आदमी क्या थे, लेकिन इन लोगों की बात को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा? ये आवश्यकता इस बात की, चाहे जिसका नेतृत्व हो, हम चाहते हैं, हम उठाते हैं ये बात को, कहते हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है। हम लोग प्रयास करेंगे इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए।